आज हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये चैप्टर है जिसको बोलेंगे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को समझने से पहले हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, जिस बेसिस पे ये मेरा आज का ये लेक्चर आप सुनोगे सारा, तो हम पहले इसके कॉन्सेप्ट की बहुत ध्यान से हम इसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है वो एक लैंग्वेज की तरह आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके दिमाग में खुद ही एक फॉर्मेट की तरह एक कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो जाएगा कि हमें यहाँ पे ये होना है, इस साइड ये होना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स ये हैं। बट हमें सिर्फ इस चैप्टर को ना ध्यान से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, वैसे तो कोई भी स्टडी करनी हो, कोई भी एजुकेशन लेनी हो, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए रूट पे होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है फिर ब्रांचेस तो जितनी मर्जी ऊपर से लग सकती हैं। ठीक है ना, रूट ही अगर हमारे हाथ में है। ठीक है ना, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो ये चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले मेरे को आपको सबसे पहले ये समझाना है कि फंड्स क्या हैं। ठीक है, फंड्स का मतलब क्या होता है। फंड्स समझने के बाद हम समझेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो मैंने जो एफएफएस वर्ड यूज किया है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज की है। ठीक है, जहां पे भी मैं एफएफएस वर्ड यूज करूंगा पूरे ये लेक्चर्स की सीरीज जो भी हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग्स होंगी तो उसमें हम एफएफएस शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज करेंगे और इसकी फुल फॉर्म जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिर हम पहले फंड्स को समझेंगे, फिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर हम एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाएंगे कि फ्लो ऑफ फंड्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, हमें पहले ये समझना है कि फंड्स क्या हैं। फंड फ्लो को समझने से पहले, ठीक है ना, हमें फंड्स तो पता होने चाहिए ना, फिर हम फ्लो को समझेंगे। पहले मेरे को फंड्स पता होना चाहिए, फिर मैं फ्लो को समझूंगा कि फ्लो का मतलब क्या होता है, फिर मैं उसकी स्टेटमेंट को समझूंगा। कोई भी चैप्टर समझने से पहले हमें कम से कम चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो कि वो चैप्टर में है क्या, वो चैप्टर के नेम में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जब हम इसके ऊपर अपने प्रॉस एंड कॉन्स जो हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम क्लियर करेंगे, उसके बाद चैप्टर तो फेमिलियर हो जाता है। चैप्टर में तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो फंड्स, लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर विद द डिस्कशन ऑफ फंड्स। नॉर्मल लैंग्वेज में बेटे हम फंड्स क्या बोलते हैं, पैसा, मनी, कि हाँ भाई उस पर्सन के पास इतने फंड्स हैं, उसके पास ज़्यादा फंड्स हैं, उसके पास कम फंड्स हैं। ठीक है ना, तो फंड्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल आप लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करो तो फंड्स का मतलब होता है पैसा। जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं हम बोल देते हैं यार उसके पास फंड्स ज़्यादा हैं। ठीक है ना, जिसके पास पैसे कम हैं हम बोल देते हैं उसके पास फंड्स कम हैं। बट ये तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे को भी मालूम है, आर्ट्स वाले बच्चे को भी मालूम है, या जो बच्चे कॉमर्स के साथ छोड़ो, जो बच्चे एजुकेशन ही नहीं लेते या जो बच्चे किसी बिजनेस में हैं, जो जॉब्स कर रहे होते हैं, ये तो उनको भी मालूम होएगा। तो फिर हमारी जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है वो कहाँ पे है, वो तो मनी है। जो आप पैसे की बात कर रहे हो वो मनी है। ठीक है ना, अगर उसमें आप नोट्स की बात करोगे फिर वो करेंसी है। ठीक है ना, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई पुअर क्लास में है, वो तो पैसे की बातें हैं। फंड्स का मतलब क्या होता है, फंड्स का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लैंग्वेज से भी मैं बाहर आगे बोलूँ, फंड्स वो पैसा है जो पैसा हम बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे या अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे यूज़ कर सकते हैं या हमने यूज़ कर ली है। ध्यान से मेरी बात सुनो, फंड्स वो पैसा है जो हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे, फॉर एग्जांपल मान लो जी मेरा ये शर्ट्स बनाने का काम है। ठीक है, अब शर्ट्स बनाने के लिए मेरे को कपड़ा परचेज करना है, कॉटन परचेज करना है, कॉटन के थान परचेज करने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मेरे को इसके ऊपर लगाने वाले बटन्स परचेज करने पड़ेंगे, मेरे को लेबल्स परचेज करने हैं। ठीक है, वर्कर को वेजेस पे करनी है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट नेचर भी मेरे को पे करने हैं और इनडायरेक्ट नेचर भी पे करने हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो एक जो हम ये फैक्ट्री में शर्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं, तो मान लो जी मैंने 5 लाख रुपीज़ की रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसमें कॉटन हो गया, बटन्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये मेरी इन्वेंट्री हुई ना, ये तो मेरी इन्वेंट्री है, मतलब मेरा स्टॉक है। ठीक है ना, मैं अगर इसको नई भी बनाऊंगा तो मेरा रॉ मटेरियल की शेप में स्टॉक होएगा।
अगर मैं इसको बना लूँगा तो मेरा फिनिश्ड गुड्स की शेप में मेरा स्टॉक होएगा। अगर हम थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा नहीं बनाएंगे, इन बिटवीन है, ठीक है ना, तो वर्क इन प्रोसेस की शेप में या वर्क इन प्रोग्रेस की शेप में मेरा स्टॉक होएगा, ठीक है ना। तो वो तो मेरे पास कैश पड़ा था या मेरे पास बैंक बैलेंस पड़ा था, वो मेरी क्या थी, करंट एसेट्स, और मैंने उससे स्टॉक परचेज किया, ठीक है ना। अब स्टॉक परचेज हुआ, बताओ क्या हुआ, कैश गया, गुड्स आई, ठीक है ना, यही हुआ ना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश का पैसे जाना दैट इज ए आउटफ्लो, और गुड्स का आना दैट इज ए इनफ्लो ऑफ गुड्स। अब मेरे पास से करंट एसेट्स गई और करंट एसेट्स ही आई, क्योंकि कैश हमारी क्या होती है, बैंक बैलेंस क्या होता है, करंट एसेट्स गई, और दूसरा गुड्स की शेप में इन्वेंट्री मेरे पास क्या आई, करंट एसेट्स। तो मतलब ये जो मैंने पैसा इनकर्ड किया, मैंने ये परचेजेस की गुड्स की, ये मेरा रेगुलर रूटीन ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है। इसका मतलब ये है, ये 5 लाख रुपया मैंने करंट एसेट्स को ही यूज करके करंट एसेट्स को ही दोबारा बनाया, तो यहां पे मेरा ये पैसा फंड्स नहीं माना जाएगा, ये फंड्स नहीं है। फंड्स तो वो पैसा है, मान लो अगर आपके पास 5 लाख रुपया पड़ा, आपने 3 लाख की गुड्स परचेज की और 2 लाख रुपीस की आपने अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेज की। अब मेरा क्या बनाने का काम है, शर्ट्स बनाने का काम है, मेरे लिए जो कॉटन होएगा, ठीक है, वो मेरा रॉ मटेरियल है, वो मेरी गुड्स है, वो मेरी इन्वेंट्री बनी, वो मेरा स्टॉक बना। बट जो मैंने 2 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज की, वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स बनी, ठीक है ना, वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स बनी, जिसने आने वाले टाइम में मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने हैं, और हुज इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। तो दैट एसेट्स आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, एंड हुज इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल विद इन ए ईयर, दैट आर करंट एसेट्स। तो यहां पे मैंने कैश को, मतलब करंट एसेट्स को, किस शेप में इन्वेस्ट किया, नॉन करंट की शेप में। मतलब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना। जो 3 लाख रुपए की मैंने गुड्स परचेज की, वो करंट एसेट्स ही आई, करंट एसेट्स ही गई, कैश गया, गुड्स आई, ठीक है, तो करंट एसेट्स गई, करंट एसेट्स आई, तो फंड्स नहीं, कोई ना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हुए, ना कोई सोर्सेस ऑफ फंड्स हुए। बट मैंने उसमें से 2 लाख रुपया जब मशीनरी में इंस्टॉल किया, अब मशीनरी आने वाले टाइम में मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है, मेरे पैसे को बढ़ाने वाली है, मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने वाली है, मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है। तो यहां पे आपने जो करंट एसेट्स से पैसा लगाया 2 लाख रुपीस, कहां पे लगाया, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। इट मींस इट इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि यहां पे आपने फंड्स को अप्लाई किया, और यहां पे हम टर्म यूज करेंगे फंड्स, कि मतलब मैंने अपनी करंट एसेट्स, मैंने अपने कैश बैंक के पैसे को जब नॉन करंट एसेट्स के लिए यूज किया, नॉन करंट एसेट्स में मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब मैंने अपनी करंट एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स के लिए यूज किया, तो देन इट जनरेट्स फंड्स। और अगर फंड्स मैंने लगाए हैं, दैट इज ए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। और अगर मेरे को पैसा कहीं से आया, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। अब इसी को हम रिवर्स करते हैं, आपने फिक्स्ड एसेट्स की सेल की, मान लो 2 लाख रुपीस की, और आपने गुड्स को सेल किया 3 लाख रुपए का। जो आपने गुड्स को सेल किया, वो आपने बिजनेस की एक ट्रांसैक्शन की है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो गुड्स गई, कैश आया, तो यहां पे फंड्स का कोई रोल नहीं है, करंट एसेट्स गई, करंट एसेट्स आई, यहां पे फंड्स नहीं जनरेट हुए। बट जो मैंने 2 लाख रुपए की अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके जनरेट किया, दैट इज माई सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। तो फंड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, फंड्स का मतलब ये है कि जब आप अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर घूमते रहोगे, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस, जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा वर्ड, अगर आपने बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, ठीक है ना, शेड्यूल 3, ठीक है ना, सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो वहां पे आपने अगर सेक्शन 129 है, सॉरी, तो वहां पे आपने अगर इसको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट सुना हो, तो ऑपरेटिंग साइकिल के कॉन्सेप्ट में आपको यही सिखाया जाता है कि आप अगर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ले रहे हो, मतलब जैसे मेरे बिजनेस का एक साइकिल चल रहा है ना, कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, मैंने गुड्स परचेज की, तो गुड्स परचेज करके मैंने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स के बाद मैंने उसकी क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट सेल्स के बाद मेरे पास डेटर्स जनरेट हुए,
डेटर्स के बाद मेरे पास फिर कैश आया। तो ये जो सर्कल है ये तो बिजनेस में काफ़ी बार चलता है, ठीक है ना। अगर आप इसी सर्कल में पैसा घुमा रहे हो तो आपके फंड्स की कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई फंड्स के सोर्सेज नहीं है, आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में ही घूम रहे हो। जैसे आपने गुड्स परचेज की, ठीक है ना, कैश में परचेज की तो कैश चला गया, ठीक है ना, और गुड्स आ गई। और अगर आपने क्रेडिट पे परचेज की फिर आपके करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेएबल्स खड़े हो जाएंगे, जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। तो आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के इस चक्कर व्यू में घूम रहे हो ना, तो जब तक आप अपनी ये बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर घूम रहे हो तब तक फंड्स की कोई जनरेशन नहीं होएगी, ना ही कोई फंड्स की एप्लीकेशन होएगी, ना ही फंड्स के कोई सोर्सेज बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस चक्कर व्यू से, मतलब आप इस बिजनेस से, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में से देखो ना, एक पर्सन है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक मिस्टर राम है, ठीक है, एक मिस्टर श्याम है। मिस्टर श्याम क्या कर रहा है कि उसके पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और पिछले 5 सालों से ना वो 10 लाख रुपए को ही घुमाई जा रहा है। गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर गुड्स परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10 लाख में ही घूम रहा है, ठीक है ना। अभी तक उसने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग या परचेज नहीं की, उसने बिजनेस में से कोई भी पैसा अभी भी लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लगाया। और इसी के साथ ही एक मिस्टर राम था, उसने भी 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने भी पैसा अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में घुमाया, ठीक है ना। गुड्स परचेज हो रही हैं, सेल हो रही हैं, क्रेडिट सेल्स हो रही हैं, डेटर्स बन रहे हैं, क्रेडिट परचेजेस हो रही हैं, क्रेडिटर्स बन रहे हैं, उनको पेमेंट हो रही है, तो ये सारा सर्कल घूम रहा है, ठीक है ना। बट मिस्टर राम ने उसमें से मान लो जी कि 3 लाख रुपए की एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, मतलब अपने बिजनेस में से 3 लाख रुपया निकाल के एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की। बट मिस्टर श्याम ने अभी तक कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज नहीं की, वो अपने 10 लाख के सर्कल में ही घूम रहे। अब मिस्टर राम जो है वो भी 10 लाख के सर्कल में घूम रहा है, पर 10 लाख के सर्कल में से उसने 3 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा लगा दिया, या कहीं पे एफडी करवा दी, इन्वेस्टमेंट्स कर दी, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दी। तो इसका मतलब आप बताओ जी कौन सा पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट है? बोलो। यहाँ पे बेटे मिस्टर राम एफिशिएंट है, मिस्टर राम की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मिस्टर राम का बिजनेस करने का जो स्किल है वो अच्छे है, क्योंकि उसने उसमें से 3 लाख रुपए की एक नॉन करंट एसेट्स में पैसा निकाल दिया, ठीक है ना। उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, उसने कोई इन्वेस्टमेंट्स परचेज की। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर राम ने अपने एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किए हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बिजनेस में से पैसा निकाल के उसने अपनी फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाया, ठीक है। बिजनेस की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के इस चक्कर में से निकल के उसने अपनी फिक्स्ड एसेट्स जनरेट की। इसका मतलब जो पर्सन अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के फिक्स्ड एसेट्स बनानी शुरू कर देगा, वो पर्सन के फंड्स जो हैं एप्लीकेशन में जा रहे हैं, कि उसने अपने फंड्स को अप्लाई किया। बट मिस्टर श्याम ने अभी तक अपने फंड्स को अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। तो जो उसने मिस्टर राम ने अपने फंड्स को अप्लाई किया, उससे अब आने वाले टाइम में उसके और फंड्स बनेंगे, और पैसा जनरेट होएगा, और सर्कल वाइड होएगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी, ठीक है ना। तो हमें यहां पे ग्रिप रखनी है कि हाँ भी कि फंड्स का मतलब क्या है। फंड्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जिसको हम, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपकी करंट एसेट्स। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो आपका आंसर होएगा टोटल ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पूछ रहे नेट वर्किंग कैपिटल, तो आपका आंसर होएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये तो इसकी फॉर्मूलेशन है, ठीक है ना। आपका आंसर ये नहीं होएगा, ये तो इसकी फॉर्मूलेशन है। आपका आंसर क्या होने वाला है, एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। कि जितनी हमारी करंट एसेट्स ज्यादा हैं, जैसे मान लो मेरी करंट एसेट्स 10 लाख रुपए की हैं और मेरी करंट लायबिलिटीज 6 लाख की हैं, तो बताओ जी इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। इसका मतलब मेरे 4 लाख की करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, और जो मेरी 4 लाख की करंट एसेट्स ज़्यादा हैं वही मेरी नेट वर्किंग कैपिटल है। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल के आगे नेट और ग्रॉस वर्ड ना यूज़ किया हो, खाली वर्किंग कैपिटल हो, तो इसका मतलब वो नेट वर्किंग कैपिटल ही,
ठीक है, अगर खाली कोई बोले वर्किंग कैपिटल तो इसका मतलब ये है कि आपसे नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बात हो रही है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपने तब आंसर देना है जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में या आपको कोई वैसे स्पेसिफिकली पूछे ग्रॉस, ठीक है ना, तब आपने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अदरवाइज अगर वर्किंग कैपिटल के साथ साइलेंट है, ग्रॉस नेट नहीं है, तो फिर वो नेट ही, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो आंसर होना चाहिए, ये तो फॉर्मूला है, ये तो उसकी कैलकुलेशन है। बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं कि बेटा वर्किंग कैपिटल, वो बोलते हैं सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यार वो तो उसके एक फॉर्मूलेशन है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज आप माइनस करोगे। 10 लाख की करंट एसेट्स हैं, 6 लाख की करंट लायबिलिटीज हैं, तो 4 लाख आपकी वर्किंग कैपिटल है। बट ये उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी है। अब जो बताओ, आप जो ये 4 लाख रुपए आया, ये क्या आया? ये करंट एसेट्स ही आई ना। और ये कौन सी करंट एसेट्स आई? किसका पलड़ा भारी था? करंट एसेट्स का। तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना, एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है ना। 10 लाख की करंट एसेट्स टोटल थी, 6 लाख की करंट लायबिलिटीज थी, तो करंट एसेट्स कितनी एक्सेस है? 4 लाख, और वही वर्किंग कैपिटल है। तो मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपने अगर किसी को वर्बली आंसर देना हो तो आपका आंसर ये होएगा, एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ये तो उसकी फॉर्मूलेशन है कि करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ये वर्किंग कैपिटल, अगर ये डिफरेंस, अगर ये चक्कर व्यू आपका इंक्रीज है, ठीक है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा आ रही है, जैसे अभी मैंने बोला था, मान लो जी आपकी पिछले साल वर्किंग कैपिटल थी 4 लाख रुपए, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके, और इस बार की वर्किंग कैपिटल आ गई आपकी 6 लाख रुपीस। इसका मतलब लास्ट टाइम आपकी करंट एसेट्स कितनी ज्यादा थी? 4 लाख। इस बार आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है? 6 लाख। तो इसका मतलब आपकी 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। इसका मतलब आपकी 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई, ठीक है, इसका मतलब आपने वर्किंग कैपिटल का पैसा अपने पास ही रखा अपने सर्कल को घुमाने के लिए। आपने ये फंड्स को यूज नहीं किया। इंक्रीज हुई ना वर्किंग कैपिटल, क्लियर हो रही जी। तो इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो आपने अपने पास रखा, ठीक है, और इन फ्यूचर आपने ये वर्किंग कैपिटल का पैसा आप यूज कर सकते हो, आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कर सकते हो। बट अभी तक आपने इसकी एप्लीकेशन ये 2 लाख रुपीस की नहीं की, ठीक है। मतलब कि आपके पास लास्ट टाइम 4 लाख की वर्किंग कैपिटल थी, इस बार वर्किंग कैपिटल 6 लाख की है, 2 लाख की वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको पिछले साल से ज्यादा अपने डेटर से पैसा आया। करंट एसेट्स का पलड़ा भारी है ना, आपका स्टॉक सेल हुआ, आपके पास कैश बैंक ज्यादा जनरेट हुआ, 2 लाख रुपए से आपका कैश बैंक ज्यादा जनरेट हुआ, क्लियर हो रही जी। तो मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो 2 लाख की वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, इससे आपको पैसा पिछले साल से ज्यादा आया हुआ है, और पिछले साल से आपकी करंट एसेट्स का पलड़ा भी ज्यादा भारी है, 2 लाख रुपया। इसका मतलब अगर आप इन सिंपल लैंग्वेज समझो तो आपके सोर्सेस ऑफ फंड्स हुए हैं, पैसे का जनरेशन हुआ है, और इस पैसे को आप इन फ्यूचर, ठीक है, कहीं पे भी फंड्स को यूज करने के लिए लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ली थी, एक मिस्टर राम था, एक मिस्टर श्याम था। मान लो राम ने, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, 3 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, तो उसका मतलब यह है कि उसके पास जो वर्किंग कैपिटल का एक्सेस था ना, उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। हो सकता है मिस्टर श्याम के पास भी ये 3 लाख था, बट 3 लाख उसने यूज नहीं किया, उसने उसको अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी नेट इंक्रीज इन क्या है? वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब इसके सोर्स तो बना हुआ है, पैसा तो आया हुआ है, और अगर इन फ्यूचर अगर ये चाहे तो ये पैसे को यूज कर सकता है। कौन? मिस्टर श्याम। मिस्टर राम ने तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कर दिया, बट मिस्टर श्याम ने अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं किया, बट मिस्टर श्याम ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कर सकता है 3 लाख रुपए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, इट इंडिकेट्स योर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, क्योंकि आपके पास ये पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है, मिस्टर श्याम के पास ये पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है। अगर मिस्टर श्याम जब मर्जी जाए ये 3 लाख की एप्लीकेशन ऑफ फंड्स करके अपनी कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकता है, बट अभी तक उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को परचेज नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी की उसकी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं हो सकती।
उसकी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो सकती है, बट उसने अभी तक अप्लाई नहीं किया। मिस्टर राम ने एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कर दिया, ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार किसी बिजनेस के पास पैसा तो पड़ा होता है बट वो अप्लाई नहीं करते, तो फिर अगर उनकी वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो उसको क्या माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हाँ ठीक है, अभी नहीं अप्लाई किया पर बाद में कर सकते हैं। और जिसने अप्लाई कर दिया उसने तो कर ही दिया, उसने परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कुछ ना कुछ कर ही दिया होगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपके फंड्स इंक्रीज होते हैं। और ये फंड्स को, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। होली होली आपको ना लिंक समझ लगेगा। जैसे मिस्टर राम ने, ठीक है ना, 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दी, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या परचेज ऑफ मैंने नॉन करंट एसेट्स लिखे, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, तो उसने इसको यूज कर दिया। जिसने नहीं यूज किया उसके लिए ये आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कि हाँ जी इसके ये यूजेबल है पर अभी तक इसने यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं कि आपने फंड्स को कहां कहां लगाया। जिन्होंने लगाया उनकी बातें तो हो जाएंगी, जिनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है वो लगा सकते हैं, ठीक है, उनका हमें यहां पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को लिखना होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो यहां पे वर्ड क्या आया, डिक्रीज। आपकी यहां पे इंक्रीज था, ठीक है, यहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, डिक्रीज। आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपके फंड्स की क्या हो रही है, डिक्रीज। आपके फंड्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर आपके बेटे फंड्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पैसे को, फंड्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि लास्ट टाइम आपकी करंट एसेट्स थी फॉर एग्जांपल 10 लाख, और इस बार आपकी करंट एसेट्स कितनी रह गई, 8 लाख। तो इसका मतलब ये है 2 लाख रुपए के फंड्स आपने क्या कर दिए हैं, डिक्रीज हो गए, ठीक है ना। 2 लाख के फंड्स आपके डिक्रीज हो गए। ये 2 लाख रुपए बेटे जो आपका डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल का, इसका मतलब क्या है कि आपने ये पैसा वर्किंग कैपिटल से निकाल के, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चंगुल से निकाल के, चक्रव्यूह से निकाल के, आपके पास ये पैसा एक सरप्लस आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपके पास सोर्सेस ऑफ फंड्स में जनरेट हुआ हुआ। मतलब वर्किंग कैपिटल का पैसा डिक्रीज होना, मतलब वर्किंग कैपिटल का पैसा डिक्रीज होना कि बिजनेस में से आपने पैसा निकाला है, ठीक है, बिजनेस में से आपने पैसा निकाला है और वो आपके नॉन करंट एसेट्स में वो सोर्सेस ऑफ फंड्स बने हुए हैं। इसको ना मैं एक और तरीके से भी आपको समझाता हूं, ठीक है, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। मान लो जी सिंपल लैंग्वेज में आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। इन सिंपल लैंग्वेज आपके पास पैसा ज्यादा है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि ये क्या बने हुए हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स। इन सिंपल लैंग्वेज कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, जैसे मैं आप यहां पे लिखूं, ये मेरे पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है, ये हम डायग्राम को बाद में करेंगे। ये मेरे सोर्सेस हैं, ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास यार 2 लाख रुपया ज्यादा आए हैं, ठीक है ना, पिछली बार वर्किंग कैपिटल मेरी 8 लाख थी, इस बार वर्किंग कैपिटल मेरी 10 लाख है, तो सिंपल लैंग्वेज में मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब ये है मेरे 2 लाख रुपया सोर्सेस ज्यादा आए हुए हैं। और अगर ये 2 लाख सोर्सेस ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है, और एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेरे को दोनों साइड, जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइड को क्या करना होता है, मेरे को मैच करना होता है, ऐसे करना होता है ना, बैलेंस शीट की दोनों डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली। अगर मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, अगर मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को जो पैसा जनरेट हुआ है उससे मेरे कोई ना कोई सोर्सेस में ये पैसा प्लस हुआ है। वो किसी में भी प्लस हो सकता है, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, रेजिंग ऑफ लोन्स, कहीं पे भी ये पैसा मेरा प्लस हुआ है। और इसका मतलब ये है कि यहां पे तो पैसा मेरा इंक्रीज हुआ है, सोर्सेस बने हुए हैं। अब यहां पे मेरे को बैलेंसिंग मैच करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल 2 लाख लिखना पड़ेगा। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये पैसा अप्लाई करने के लिए रेडी था, बट वो पैसे को अभी अप्लाई नहीं किया गया, और आपके पास ये पैसा किसी ना किसी सोर्स से आया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, वो किसी भी शेप में हुई हो सकती है, ठीक है ना, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेजिंग ऑफ लोन्स, या फंड फ्रॉम ऑपरेशंस,
कि बिजनेस से पैसा आया। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है कि आपके बिजनेस में से पैसा आया। जो आपका 2 लाख होएगा ना, वो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम पे होएगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो बिजनेस से पैसा आया ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि आपने बिजनेस से पैसा कमाया, तो इसका मतलब आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्सेस वाली साइड फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की हेडिंग के अंदर 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल उनको इंक्रीज करके बैठा हुआ है। अब ये 2 लाख रुपया हम अप्लाई कर सकते थे, पर अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, और एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेरे को ये दोनों स्टेटमेंट की दोनों साइड्स को मैच करना है। तो फिर मैं मैच करने के लिए एप्लीकेशन वाली साइड ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को लिखूंगा कि ताकि जो मेरी ये मैच हो जाए, और ये आपकी एप्लीकेशन वाली जो वर्किंग कैपिटल है ये यहां पे सोर्सेस में फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की अंदर प्लस हुई होगी। मतलब मेरे सोर्सेज इंक्रीज हुए होंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है ना, जो अगर मैं शर्ट्स का बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं शॉल्स का बिजनेस कर रहा हूं, तो उस ऑपरेशंस से मेरे को पैसा आया हुआ है, ठीक है ना, मेरे सोर्सेज बने हुए हैं। सोर्सेज इंक्रीज होने से ये मेरी वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीज हुई है वो मेरे सोर्सेज इंक्रीज होने से हुई है। और वो सोर्सेज किसके अंदर है, वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किसके अंदर है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में। इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपया है ये किसके अंदर होएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में। और फंड फ्रॉम ऑपरेशंस हमने कहां पे लिखा हुआ है, सोर्सेज वाली साइड, ठीक है। अब मेरे को एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग दोनों को मैच करने के लिए यहां पे भी 2 लाख लिखना पड़ेगा, और वो 2 लाख रुपया मैं किस नाम से लिखूंगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कि यहां पे आपको जो सोर्सेज हुए हैं उसमें से आपने ये अप्लाई किए, ठीक है। जैसे सोर्स आपका क्या होएगा, सोर्स आपका जैसे आपके बिजनेस से पैसा आया, ये आपका सोर्स ऑफ फंड है। आपकी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, आपने कोई नॉन करंट एसेट्स को सेल किया, वो आपका सोर्स ऑफ फंड्स है। आपने कोई लोन लिया, यार किसी भी नॉन करंट एक्टिविटी से आपको पैसा आया ना, तो वो आपका सोर्स माना जाएगा। जैसे ये नॉन करंट एसेट्स, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया, वो आपका सोर्स है, ठीक है। तभी तो यहां पे वर्ड आ रहा है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपने कोई बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना, विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको उसको पे करना है, ठीक है। तो वो आपका रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो यहां पे मैं लिख ही देता हूं कि यहां पे कौन से लोन्स रेलिवेंट होंगे, लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। जैसे आपने डिबेंचर्स इशू किए आपकी कंपनी ने, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स से आपको पैसा आया तो ये भी नॉन करंट है। किसी भी नॉन करंट एक्टिविटी से आपको पैसा आया तो आपके सोर्स में किसी ना किसी शेप में वो प्लस हुआ है। अगर तो हमने उसको अप्लाई कर दिया, फिर तो ये एप्लीकेशन की किसी भी हेडिंग में आ जाएगा। जैसे एप्लीकेशंस की हेडिंग क्या है, फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, आपका पैसा चला गया, आपने ये जो पैसा था उससे आपने परचेज कर ली नॉन करंट एसेट्स, कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, कोई आपने फर्नीचर परचेज किया, तो ये आपके फंड्स की एप्लीकेशन हो गई। ये आपका है फंड्स आने वाली साइड, और ये है आपके फंड्स जाने वाली साइड। या तो आपने अगर बिजनेस से फंड्स आ सकता है तो हो सकता है बिजनेस में फंड्स जा भी सकता है। अगर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से फंड आ सकता है तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट से फंड जा भी सकता है, ठीक है ना। अगर रेजिंग ऑफ लोन, लोन लेने से फंड आ सकता है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन करने से फंड जा भी सकता है, ठीक है ना। और अगर आपके पास यहां पे फंड्स ज्यादा आया, ठीक है ना, मतलब सोर्सेस ज्यादा हो गए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो जी मेरे पास टोटल सोर्सेज में, ठीक है, सारा कुछ मिला के फंड फ्रॉम ऑपरेशंस ये वो सब कुछ मिला के मेरे सोर्सेज बन रहे हैं 10 लाख, और मेरी एप्लीकेशंस में सब कुछ मिला के, मान लो सब कुछ मिला के मेरी एप्लीकेशंस में बन रहा है 8 लाख। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 लाख के जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसमें से फॉर द टाइम बीइंग मैंने अप्लाई कितने किए, अप्लाई कैसे किए होंगे, मैंने कोई परचेज कर ली नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, या मैंने कोई हो सकता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, मैंने कोई लोन की रीपेमेंट कर दी लॉन्ग टर्म लोन की, ठीक है, तो ये मेरे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो रहे हैं। और इसमें से अभी 2 लाख के एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं हुए, इसमें से अभी 2 लाख की एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं हुए, बट एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेरे को दोनों साइड क्या करनी होती है, मैच करनी होती है। तो यहां पे मेरे को 2 लाख रुपया लिखना पड़ेगा ताकि मेरा टोटल 10 लाख आ जाए। और ये 2 लाख बेटे हमारा क्या
जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी या प्रोनाउंसिएशन होगी वो हमारा क्या होएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब ये हो गया कि 10 लाख में से 8 लाख की एप्लीकेशंस तो हमें पता लग गई, जो 2 लाख की एप्लीकेशंस नहीं पता लगी वो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होके पड़ी हुई है, जिसको अभी तक अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है ना। तो ये बेसिकली है ना, ये दोनों को मैच करने के लिए। अगर ये आपका रिवर्स हो, रिवर्स कैसे हो, फॉर एग्जांपल कि आपको अगर मैं ये बोलूं कि मेरी एप्लीकेशन वाली साइड अगर 10 लाख हो, ठीक है, तो हम इन्वर्स करते हैं जी इसको, कि अगर मेरा एप्लीकेशन वाली साइड 10 लाख हो तो एप्लीकेशन वाली साइड में लिखता हूं कि मैंने अप्लाई कर दिया 10 लाख, जिसमें मैंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर ली या कुछ मैंने और कर दिया, और सोर्सेस वाली साइड मेरी 8 लाख आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लाख रुपया अप्लाई हुआ, ठीक है, उसमें से 8 लाख रुपए के तो मेरे पास सोर्सेस आ गए थे। सोर्सेस कैसे, बिजनेस से पैसा आया, नॉन करंट एसेट्स को सेल करके आया, या आपने लोन ले लिया, ठीक है ना, ये तो डिफाइंड सोर्सेस है, ये तो सभी नॉन करंट्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाकी के 2 लाख के जो सोर्सेस हैं, ठीक है, वो कहां से आए। बाकी के 2 लाख के सोर्सेस बेसिकली आपके अप्लाई हो चुके हैं। बाकी के आपने 2 लाख के सोर्सेस फालतू अप्लाई कर दिए हैं, और वो फालतू एप्लीकेशन आपकी कहां से आई होगी, जो आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई होगी। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ना और क्लियर नजर आएगा। अगर पिछली बार आपकी वर्किंग कैपिटल मान लो 10 लाख थी, इस बार आपकी वर्किंग कैपिटल 8 लाख रह गई, तो इसका मतलब 2 लाख की वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई। और वो 2 लाख की वर्किंग कैपिटल कैसे डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि आपने ये 2 लाख रुपया एप्लीकेशन में लगा दिया होगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि पिछले पास आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ था 5 लाख, ठीक है, और इस बार आपके पास सरप्लस पैसा आया 3 लाख, मतलब सरप्लस इन द सेंस पिछली बार आपकी करंट एसेट्स कितनी एक्सेस थी, 5 लाख। इस बार आपकी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, मतलब वर्किंग कैपिटल कितनी रह गई, 3 लाख। पिछली बार की वर्किंग कैपिटल 5 लाख, इस बार की वर्किंग कैपिटल 3 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल से कम हुआ। वो वर्किंग कैपिटल से पैसा कैसे कम हुआ होगा, क्योंकि आपने 2 लाख रुपया निकाल के क्या कर दिया होगा, अप्लाई। तो वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आप पैसा अप्लाई कर चुके हो और सोर्स इतने थे नहीं, और आपने उसको एप्लीकेशन कर दी। इसका मतलब जो 2 लाख रुपया आपने एक्सेस अप्लाई किया, जो 2 लाख रुपया आपने एक्सेस अप्लाई किया, वो आपने अपनी वर्किंग कैपिटल से निकाल के अप्लाई किया। तो इसका मतलब ये है, जब वर्किंग कैपिटल से आपने पैसा निकाला होगा तो आपकी यहां पे वर्किंग कैपिटल क्या हुई होगी, डिक्रीज, क्योंकि वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाला गया। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमारे सोर्सेस कैसे बनते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है, और मेरे को डबल एंट्री बुक कीपिंग मैच करने के लिए अपने सोर्सेस साइड ये 2 लाख लिखना पड़ता है, ठीक है। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मेरी एप्लीकेशन कैसे बनती है, क्योंकि वो मेरे सोर्सेस वाली साइड कहीं ना कहीं प्लस हो चुके हैं, और एज पर द डबल एंट्री बुक कीपिंग कंप्लीट करने के लिए मेरे को वो 2 लाख रुपया एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है, क्योंकि वो मेरा सोर्सेस वाली साइड का पलड़ा भारी है, ठीक है ना। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि सोर्सेस आ चुके हैं, ठीक है ना, सोर्सेस पूरे हैं, ठीक है ना, बट एप्लीकेशन उतनी नहीं हुई। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, तो वो मैंने एप्लीकेशन को दोनों को मैच करने के लिए इधर लिखा, ठीक है। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन ज्यादा है और आपको सोर्सेस से एप्लीकेशन को मैच करने के लिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपको सोर्सेस वाली साइड लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको ही तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्रैमिंग अगर बच्चे करते हैं, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर आ जाएगा, वो तो फिर क्रैमिंग है ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अब आपके दिमाग में ये चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ भी, कि मेरे सोर्सेस क्या है, मेरी एप्लीकेशंस क्या है। नॉन करंट एसेट्स को सेल करूंगा तो मेरे सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं, अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज से पैसा लेके आऊंगा तो मेरे वो सोर्सेस हैं, और अगर मैंने नॉन करंट एसेट्स पे पैसा लगाया, परचेज किया, तो वो मेरी एप्लीकेशंस हैं, और अगर मैंने ये लोन्स की रीपेमेंट कर दी, वो मेरे एप्लीकेशंस। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मेरी एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरे सोर्सेज ज्यादा हुए हैं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मेरा सोर्सेज वाली साइड आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा हो चुकी है, ठीक है जी।
और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस हमारी एप्लीकेशन है, क्योंकि फंड्स लॉस्ट हो चुके हैं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, बिजनेस में से फंड्स आए हैं, वो मेरे सोर्सेस हैं। बिजनेस से पैसा आया तो वो सोर्सेस ही है ना, ठीक है ना। तो मतलब ये फंड्स का मतलब है, और ये फंड्स का इंक्रीज डिक्रीज होने का मतलब है, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है। अब इतना बोलने के बाद आपको कोई पूछे कि बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप तो यार बगैर कुछ पढ़े हुए अब लिखने वाले हो वहां पे, ठीक है ना। बगैर कुछ पढ़े आपने अगर इतनी बातें सुन ली हैं, फिर तो बात ही खत्म। फिर तो आप आओ पूछने वाले बनो हमारे से। फिर तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई साहब तुसी पूछो तो मैं तो समझाना फंड फ्लो स्टेटमेंट की है। इट इज ए स्टेटमेंट शोइंग एप्लीकेशन, ठीक है, शोइंग एप्लीकेशन एंड सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है, जिसमें मेरे को एक साइड सोर्सेस ऑफ फंड्स बताने हैं और एक साइड मेरे को क्या बतानी है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया, ये फंड्स का मीनिंग हो गया, ठीक है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी आपको प्रेजेंटेशन में समझाते हैं कि अगर मेरे को फंड फ्लो में किसी को बताना हो, अच्छा एक वर्ड होता है फ्लो, ये भी मेरे को बोलना है। फ्लो का मतलब क्या होता है बेटे, इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल्स टू फ्लो। जैसे कैश फ्लो है, अगर फ्लो वर्ड आ गया ना, इट इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दोनों चीजें बीच में आ गई, ठीक है ना। इनफ्लो प्लस आउटफ्लो इक्वल्स टू फ्लो। अगर फ्लो वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनफ्लो होएगा, वो भी इसमें है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आउटफ्लो होएगा, वो भी इसमें, ठीक है। अब मेरे को डायग्रामेटिकली इसको समझाना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे आपने इन्वर्टर में देखा होगा या इलेक्ट्रिसिटी की जब वो प्रोडक्शन, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हो 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, वो लेबॉर्ट्री में, तो एक प्लस की साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है, ठीक है ना। तो अगर आप प्लस से प्लस वाली तार को जोड़ोगे तो करंट जनरेट नहीं होएगा, अगर माइनस से माइनस वाली तार को जोड़ोगे तब भी करंट नहीं जनरेट होएगा, प्लस और माइनस वाली दो तारें जुड़ेंगी तो करंट जनरेट होएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी, ठीक है ना। जैसे हमारे वो इन्वर्टर्स में होता है, बैटरी वाले इन्वर्टर्स जो होते हैं, वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपने ये ध्यान रखना है, जब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज या करंट टकरा रहे हैं ना आपस में, तो फंड जनरेट नहीं होएगा, ठीक है ना। जैसे आपने गुड्स परचेज की, ठीक है, तो क्या हुआ जी, एक स्टॉक आया, गुड्स आई, परचेजेस हुई, कैश गया, तो आया भी क्या, करंट एसेट्स, गया भी क्या, करंट एसेट्स। जब करंट एसेट्स से टकराए तो फंड जनरेट नहीं होएगा, और अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से टकराएंगे तब भी फंड नहीं जनरेट होएगा, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन जो गुड्स परचेज की वो क्रेडिट पे परचेज की, तो आपने एंट्री क्या पास की, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, मतलब परचेजेस की और क्रेडिटर्स आपके बन गए, मतलब जो परचेज गुड्स हुई वो आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ, और क्रेडिटर्स आपकी क्या है, लायबिलिटी। स्टॉक हमारा क्या है, करंट एसेट्स, और उधर हमारी क्या बन रही है, करंट लायबिलिटी। ये तो दोनों वर्किंग कैपिटल की फैमिली में ही है, तो यहाँ पे फंड्स जनरेट नहीं होएगा। जब आप ये वर्किंग कैपिटल के चक्कर व्यू से बाहर जाके नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ कुछ करोगे ना, फिर फंड जनरेट होएगा। मतलब कि जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ये वर्किंग कैपिटल की जो तार है, ठीक है ना, प्लस वाली तार है, ये आपकी ये माइनस वाली नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी वाली तार से टकरानी चाहिए, तब फंड जनरेट होएगा। अगर आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में ही घूम रहे हो, या करंट एसेट्स में घूम रहे हो, फिर आपका फंड फ्लो जनरेट नहीं होएगा। या आप नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटीज के चक्कर व्यू में ही घूम रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल में एक कॉन्सेप्ट आता है, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। मैंने कोई फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी परचेज की या बिल्डिंग परचेज की, मान लो 10 लाख रुपए की, मैंने उसके बदले में ना अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, वेंडर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। एक बिल्डिंग आई, बिल्डिंग हमारी क्या थी, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, और शेयर कैपिटल हमारी क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, तो करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं है, ठीक है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज से ऊपर हमारा शेयर होल्डर फंड्स है, तो इसको नॉन करंट लायबिलिटी आप बोल लो, वैसे तो ये उसके ऊपर शेयर होल्डर फंड्स होते हैं। तो इसका मतलब बिल्डिंग नॉन करंट है, शेयर कैपिटल नॉन करंट है, तो यहां पे कोई फंड का फ्लो नहीं होएगा, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट एसेट से टकरा रही है,
तो एक ही फैमिली है, यहाँ पे फंड नहीं जनरेट होने वाला। या आपने मान लो जी कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की और लोन ले लिया 5 सालों के लिए या 2 सालों के लिए 3 सालों के लिए, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, ठीक है ना। आप यहाँ आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो आप बताओ जो बिल्डिंग परचेज की ये नॉन करंट एसेट्स है, जो आपने डिबेंचर्स इशू किए ये नॉन करंट लायबिलिटी है, तो अभी भी फंड फ्लो जनरेट नहीं हुआ, अभी भी फंड का फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जब आपकी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटीज से टकराएंगी तब फंड फ्लो जनरेट होएगा। इसको हम डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। ये करंट एसेट्स है, ठीक है, ये हमारी क्या है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स को अगर करंट लायबिलिटीज से, ठीक है, यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, अगर ये दोनों आपस में टकरा रही हैं क्या फंड फ्लो जनरेट होएगा? आंसर है नो। यहां पे मैं लिखूंगा नो फ्लो ऑफ फंड, यहां पे कोई भी फंड का फ्लो नहीं होएगा, ठीक है, यहां पे कोई भी फंड फ्लो नहीं होएगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स, ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल की फैमिली में ही घूम रहे हैं, तो यहां पे कोई बेटा फंड फ्लो नहीं होएगा। लो जी, अच्छा एक मिनट इसको करते हैं, ये हमारी नॉन करंट है, ठीक है, ये हमारी नॉन करंट है, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटी से ही टकरा रही है, ठीक है, क्या कोई फंड जनरेट होएगा, क्या कोई फ्लो होएगा? आंसर है नो। यहां पे भी आंसर होएगा नो, नो फ्लो ऑफ फंड्स, यहां पे भी कोई फंड का फ्लो नहीं होने वाला, ठीक है, यहां पे भी कोई फंड का फ्लो नहीं होएगा, ठीक है। अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से टकरा जाए, नॉन करंट एसेट से टकरा जाए, अगर करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स से टकरा जाए